हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रायोगिक वाले पेपर में पैमाना से संबंधित जो पहला यूनिट था उसको पढ़ चुके हैं, है ना। बहुत सारे उसमें पैमाना आदि पढ़े हैं, फिर उसमें चित्रात्मक, साधारण कथन, ये सब पढ़े। और प्रैक्टिकल आप लोग कर चुके हैं, तो पहली और चौथी यूनिट हो चुकी है। 4 यूनिट है प्रैक्टिकल की। तो उसमें पहला यूनिट में मापक पैमाना था, वो पढ़ चुके। चौथा यूनिट में वो प्रैक्टिकल करने वाला है समपटल, वो आप लोग ग्राउंड में कर ही रहे हैं। तो 2 यूनिट समाप्त हो चुकी है। दूसरी यूनिट जो है उसमें हमको पढ़ना है क्या, मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन, मानचित्र प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मानचित्र की परिभाषा हम आपको बताए हैं क्या होता है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब होता है कि किसी 3D ऑब्जेक्ट को या 3D लोकेशंस को, 3 डायमेंशन समझते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसमें तीनों हो वो 3 डायमेंशनल होता है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई बस हो वो 2 डायमेंशनल होता है ना। तो जैसे ये ग्लोब आपको दिख रहा है कैसा है, 3 डायमेंशनल है ना। लेकिन जो मैप आपको मानचित्र लटके हुए दिखाई रहे हैं 2 डायमेंशनल है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, उनको हम एक कागज पे दिखाते हैं, है ना। मैप बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो क्या ऐसा ही है, कागज जैसा दिख रहा है वैसा ही है? नहीं, ऊंचाइयां हैं, पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये सब क्षेत्र है 3D वाले, उनको 2D पे दिखाने का प्रयास करते हैं, कागज पर। वही प्रक्षेपण कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रक्षेपण। तो यह प्रक्षेपण समझने से पहले हमको कुछ और चीज़ें, बेसिक जानकारी होनी चाहिए पृथ्वी से संबंधित। कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो पृथ्वी के बारे में बेसिक चीज़ें बताई ही हैं, जैसे पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और एक ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनको मिलाने वाली एक रेखा है जिसको क्या कहते हैं? अक्ष या धुरी या घूर्णन अक्ष। ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा पृथ्वी में नहीं है। काल्पनिक रेखा है, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला रहे हैं तो पृथ्वी का जो केंद्र होगा उससे होके यह क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र यहाँ है। यह क्या है? घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष जो है पृथ्वी की, वह क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे ये ग्लोब आपको दिख रहा होगा, ये झुका हुआ लग रहा है। ये अगर यह सीधा होता तो ऐसे होता, है ना। लेकिन अगर आप इसको सीधा रखते हैं तो ऐसे हो जाता है। झुका हुआ लग रहा है कि नहीं? ये अक्ष है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो झुका हुआ है, तो अगर पृथ्वी सीधी होती तो ऐसे होती, ऐसे। लेकिन पृथ्वी वास्तव में ऐसे है, ऐसे, मतलब यहाँ से यहाँ इतना झुकी हुई है। समझ रहे हैं बात? यह जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री का है। वास्तव में अगर सीधी पृथ्वी होती, मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन है अगर सीधा होता, है ना, तो अगर पृथ्वी का घूर्णन सीधा होता तो ये जो अक्ष है वो ऐसे जाती। लेकिन अक्ष ऐसे नहीं जा रही है, अक्ष ऐसे जा रही है, मतलब यह सीधा, जो सीधी अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, है ना, कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है वह कितना झुका हुआ है। तो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री का वह झुका हुआ है। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है
और वह जो दिशा है घूर्णन की वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हमको लगता है कि वह पूर्व से पश्चिम है क्योंकि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है, लेकिन वो उल्टा है। जैसे आप अगर बस में बैठ के आगे जाते हैं तो आपको चीज़ें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन आप जा तो आगे रहे हैं। इसी तरह से पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तो सूर्य हमको पूर्व से पश्चिम दिखाई देता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है, घूमती है। इधर पश्चिम है, इधर क्या है, पूर्व है। ठीक है, और यह जो घूर्णन है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जागरूक नागरिक, है ना, आपको पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, भूगोल पढ़ रहे हैं तो पूछ ही सकता है। फिर इसके बाद एक गति होती है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। वो क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर तो घूम ही रही है, साथ ही में वह सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है ना। तो सूर्य के चारों ओर एक कौन सी कक्षा में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है पृथ्वी। सूर्य है, यह अर्थ है, तो ये एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है ना, सर्कुलर नहीं, दीर्घवृत्ताकार। ऐसी जो कक्षाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। यह है सर्कुलर, है ना, यह है इलिप्टिकल। एक होता है हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है ना, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला है शायद ये, है ना। तो इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो वह 365 दिन में घूमती है लगभग, है ना। वो 4 घंटे 6 घंटे जो है एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है, तो वही लीप ईयर हो जाता है 4 साल बाद, है ना। 6 चौको 24, तो एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए फरवरी 29 दिन का हो जाती है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है, तो एक्चुअल में जो घूमने का उसका पथ है, भाई सूर्य है मान लीजिए, इसके चारों घूम रही है ना। तो क्या है, मान लीजिए सूर्य है, तो ऐसा होना चाहिए कि एकदम इसके सीधे सीधे घूमती रहे, है ना। समझ रहे बात कि नहीं, इसके सीधे सीधे ऐसे घूमती रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो घूमने वाला पथ है, घूमने वाला जो मार्ग है, वह भी एकदम सीधा सीधा नहीं है, वह भी कुछ एंगल बना के घूम रही है। मतलब ऐसे, बात नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब अगर ये है सूर्य, यह है पृथ्वी, तो सीधा मार्ग होता, मतलब ऐसे 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 घूमती सीधे सीधे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे ऐसे, है ना। वहां भी एंगल बन रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो जो परिभ्रमण हो रहा है उसमें भी क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो वो एकदम सीधा ना हो करके कुछ ऐसा है, सबका अलग अलग है। पृथ्वी ऐसे जा रही है, बृहस्पति कुछ और तरीके से जा रहा होगा, बुध कुछ और तरीके से जा रहा होगा, है ना। तो ये जो एंगल है वो कितना है, 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री। इसको कहते हैं पृथ्वी का कक्ष, कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और जो कक्षीय झुकाव है, कक्षीय झुकाव, वह कितना है, 66.5 डिग्री का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी वो भी, और ये सब आपको समझ में आना चाहिए क्या कैसे होता है ना। तो पृथ्वी ना तो अपने अक्ष पे सीधे घूम रही है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ना ही अपने कक्ष में सीधे घूम रही है, वहाँ भी झुकी हुई है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि दिन और रात जो है, दिन और रात तो इसके कारण होता है ना, और मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन इसके कारण होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें, है ना। फिर आगे हम लोग चलते हैं।
अक्षांश और देशांतर की ओर। इसमें मेन अक्षांश और देशांतर है आपको जानना, क्योंकि अभी हम लोग जो प्रक्षेपण पढ़ेंगे उसमें उसका जरूरत पड़ेगा। मिटाना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अक्षांश और किस पे, देशांतर पे। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश को कहते हैं लैटीट्यूड। इंग्लिश में क्या कहते हैं अक्षांश को? लैटीट्यूड। ठीक है, अक्षांश क्या है? अक्षांश जो है वो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर कोई भी बिंदु है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर कोई बिंदु है, वह उससे जितना कोण बना रहा है ना। इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। उत्तर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यह कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब अक्षांश कैसे निकालेंगे? अक्षांश जो है किसी भी लोकेशन, पृथ्वी के सतह पर कोई भी लोकेशन, ये पृथ्वी का सतह है, इस पे कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह है, वह जगह इस केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे यह कोई बिंदु है, पृथ्वी के सतह पर होगा, है ना। हम लोग यहाँ खड़े हैं, वहाँ भी कोई पृथ्वी के सतह से कोई बिंदु होगा। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यह अनपरा है, केंद्र से पृथ्वी के यहाँ का कुछ कोण होगा ना, है ना, कुछ कोण होगा। यह बिंदु जो है मान लेते हैं, यह कोण कितना है? 20 डिग्री का। ठीक है, ये कोण कौन सा है? 20 डिग्री का। तो ये 20 डिग्री का अक्षांश बिंदु होगा। क्या होगा? अक्षांश बिंदु होगा 20 डिग्री का, है ना। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के सतह पर केवल एक ही ऐसा बिंदु होगा जो 20 डिग्री का कोण बनाएगा, बहुत सारे बिंदु होंगे, है ना। तो जैसे अगला बिंदु मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे खूब सारे बिंदु मिलेंगे आपको। कितने डिग्री के? 20 डिग्री के अक्षांश बिंदु मिलेंगे जो पृथ्वी के केंद्र से 20 डिग्री। अब ये 2D में चित्र बन रहा है ना, इसको ऐसा समझिए। जैसे ये है, यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री का बिंदु है, तो यहाँ पे भी होगा केंद्र, क्योंकि केंद्र इसके भीतर है, इसका ऊपर था है नहीं, बीच में होगा ना, एकदम बीचों बीच केंद्र। तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे ही चारों तरफ होगा 20 डिग्री का। तो वो जो 20 डिग्री का जितने भी बिंदु होंगे, उन अक्षांश बिंदुओं को जब आप मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? अक्षांश रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? अक्षांश रेखा। ठीक है ना, वही वाला सा होता है ना, अक्षांश रेखा। बात समझ में आ रही है? अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर कोई बिंदु, उसका जितना कोण बनता है, कोणीय जो कोण है, वह अक्षांश बिंदु होता है। और उसी की तरह जितने भी अक्षांश बिंदु हैं, उनकी जो बिंदु हैं उनको अगर मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो वो क्या बनता है? अक्षांश रेखा बनता है। ठीक है, और यह अक्षांश रेखाएं बहुत सारी हो सकती हैं। अक्षांश रेखाएं बहुत ही सारी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इससे 1 डिग्री का भी कोण बना रही होगी, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 100 तो नहीं, मैक्सिमम कितना डिग्री तक? 90 डिग्री।
क्यों? यहाँ पे जो बिंदु होगा वह इससे कितना कोण बनाएगा? 90। तो 90 डिग्री की कोई अक्षांश रेखा नहीं है, 90 डिग्री केवल एक बिंदु है। 90 डिग्री क्या है? बिंदु है, 90 डिग्री की अक्षांश रेखा नहीं है। वही जो बिंदु है हमारा क्या है? ध्रुव, जिसको आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल कहते हैं। तो उत्तर में जो 90 डिग्री है वही है नॉर्थ पोल, और दक्षिण में जो 90 डिग्री है वही क्या है? साउथ पोल। लेकिन 90 डिग्री और 90 डिग्री की कोई अक्षांश रेखा नहीं है। इसके बीच में आप कितनी भी अक्षांश रेखाएं बना सकते हैं। 1 डिग्री पे अक्षांश रेखा बना दीजिए, आधे डिग्री पे बना दीजिए, उससे भी कम में बना दीजिए। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हो सकती हैं? बहुत सारी। और वो अक्षांश रेखाएं इस भूमध्य रेखा के समानांतर ही होती हैं। ठीक है, जैसे ये है ना पृथ्वी, तो ऐसे ऐसे अक्षांश रेखाएं खूब सारी होंगी, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। ये देखिए अक्षांश रेखाएं हैं जो ऐसे गोला गोला दिख रही हैं। ठीक है ना। अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा ही है, जो कि 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है उससे 0 डिग्री का कोण बनाती है। 23 डिग्री की रेखा या 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री पे ध्रुव क्यों है? क्योंकि वह पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं है? अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी जो है वो कौन है? भूमध्य रेखा है। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की जो ये वाली परिधि है, इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये सर्किल जो होता है, ये पूरा जो घेरा होता है, इसकी लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्रुवों से कहाँ जाते हैं, भूमध्य से ध्रुव जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की जो परिधि है वो क्या होती है? कम होती जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें कथन आते हैं 2 तरह के। एक कथन रहेगा कि ध्रुवों से अक्षांश से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। दूसरा कथन रहेगा इसी का उल्टा कि घटती जाती है। तो कौन सा सही होगा? घटती जाती है। जैसे आप देखेंगे भी यहाँ पे पृथ्वी का ये वाला भाग ज़्यादा बड़ा लग रहा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं घटता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो वो जो रेखाएं बनेगी वो भी छोटी बनती जाएगी, है ना। सर्किल जो बनेगा छोटा बनता जाएगा और ध्रुव पर जाके वह एक बिंदु हो जाएगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। बाकी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक क्योंकि इधर आर्कटिक महासागर है। 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है? अंटार्कटिक वृत्त, है ना। तो ये कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी है। और एक है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर 2 अक्षांश रेखाएं स्थित हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर मतलब 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5 डिग्री की, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं, तो इनके बीच की दूरी जो है वह 111, ये महत्वपूर्ण है बहुत ही, 111.16 किलोमीटर दूरी होती है। मतलब 1 डिग्री के अंतराल पर 2 अक्षांश रेखाएं अगर स्थित हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, वो कितना किलोमीटर है? 111.16 किलोमीटर। ठीक है। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर आप खींचते जाएंगे तो कितनी दूरी होगी दोनों के बीच में? जैसे एक एक करके खींच रहे हैं आप, है ना, खूब सारी, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111.16 किलोमीटर। तो ये किसके बारे में बात हो गई? अक्षांश के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे?
देशांतर के बारे में बात करेंगे। देशांतर रेखाएं जिनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पृथ्वी का 0 डिग्री क्या, पृथ्वी का केंद्र जो है ना। तो देशांतर रेखाएं कैसी हैं? देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाती हैं, पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाती हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है ना। तो यहाँ से एक रेखा पृथ्वी के सतह पे ऐसे ऐसे जाएगी। कैसे? इसको ध्यान रखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है ना। दिमाग में इमेजिन कीजिए कि ऐसा ही इधर भी है, ये जुड़ा हुआ है पूरा, है ना। तो ये जो है ये आधी देशांतर है, ये आधा देशांतर है। यही एक इधर भी होता तो ये पूरा देशांतर हो जाता, ये है ना। तो देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जो ध्रुवों को मिला रही हैं, है ना। और ये पूरा ऐसे पृथ्वी के चारों ओर होती हैं, ठीक है। तो कल भी गिर गया था। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाती हैं। और जो पहली 0 डिग्री की देशांतर रेखा है वह इंग्लैंड में एक जगह है, कौन सी? ग्रीनविच। इंग्लैंड में एक जगह है, कौन सी? ग्रीनविच। वहीं से गुजरती है ना। कोई कारण नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ऑब्जर्वेटरी स्थित थी, इसीलिए वहाँ से मतलब रेखा गुजार दिया उन्होंने। इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों वहाँ से गुजर रही है। तो जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से, ठीक है। मान लेते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है। ये पृथ्वी के चारों ओर गुजर रही है, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक जगह से गुजर रही है। तो इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं, है ना। तो 0 डिग्री से लेकर के, जैसे 0 डिग्री यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रहा है, ये 0 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, इसके जस्ट अपोजिट इधर कौन सा होगा? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। फिर 180, 181, 82, 83, फिर यहाँ तक फिर वापस आ जाएगा। तो यह 360, लेकिन 360 वाली जो है वो 0 डिग्री पे ही है ना। तो इसलिए ये टोटल 360 ना होकर के कितना हो जाती हैं? 359 हो जाती हैं, है ना। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींच रहे हैं तो 359 जो है देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? होती हैं, है ना। एक्चुअल में 360 होनी चाहिए थी, लेकिन जो 0 डिग्री है और 360 जब पहुंचता है तो वो एक ही रेखा है। तो इसीलिए टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो जाती हैं? 359, ठीक है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सब की जो दूरी है, मतलब उन सब का जो परिधि है, ये वाला ऐसे, वो क्या है? बराबर होगा कि कम अधिक होगा?
कम अधिक क्यों होगा भाई? कम अधिक क्यों होगा? ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे रेखाएं खींचते जाइए जो ध्रुवों को मिलाती जाए। यहाँ से एक रेखा खींचा, यहाँ गया, दूसरी यहाँ से खींचा, यहाँ गया, तो पृथ्वी के ही चारों ओर घूम रही है ना। तो पृथ्वी तो हर तरफ से लगभग बराबर ही है, तो उसके चारों ओर चाहे जहाँ से रेखाएं खींचिए, लेकिन बस ध्रुवों को मिला दीजिए तो कोई कमी नहीं आएगी, उनकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, बस जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे ही हैं, है ना। तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, इनकी लंबाई तो सब की लंबाई बराबर है, लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? कम होती जाएगी। विषुवत रेखा पर इनके बीच, यहाँ देखिए विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी है ना, इनके बीच की दो अक्षांश रेखा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। यही देशांतर रेखा जब यहाँ पहुंची तो क्या हुई? दूरी कम हो गई। ऐसे ही सबके साथ होता है ना। तो जैसे जैसे नहीं दिखा, यहाँ विषुवत रेखा के पास इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, लेकिन यही जब पास इधर जाते जा रहे हैं तो इनकी दूरी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ से ही मिल रहे हैं। तो सारी देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल पे मिल जाती हैं और सारी देशांतर रेखाएं साउथ पोल पे मिल जाती हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। तो 0 कैसे होगी? सबसे ज़्यादा से कम होते जाएंगे तो 0 होती जाएगी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पर 0 नहीं होगी ना, 0 होगी ध्रुवों पर, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ी 0 हो गई, यहाँ पे कितनी होगी? वो होती है 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है ना। वहाँ क्या था? 111.16 किलोमीटर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ 111.13 किलोमीटर है। ठीक है, एक 111.13। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का मतलब क्या है? क्या मतलब है इनको हमको दिखाने का? इनको दिखाने का मतलब यह है कि जब आप किसी एक लोकेशन को पॉइंट करते हैं ना, पृथ्वी के सतह पर कोई भी एक बिंदु है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको अगर पता करना है तो आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटान बिंदु पर ही मिलेगा। जैसे अगर ये बिंदु है तो यहाँ से कोई अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, यहाँ से कोई देशांतर रेखा भी गुजर रही होगी, यह दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इसकी लोकेशन होगी, है ना। तो अक्षांश इस रेखा की लोकेशन होगी और इस रेखा की लोकेशन अगर आपको पता हो जाए तो आप इस बिंदु पर चले जाएंगे तो यहाँ आपको बिंदु मिल जाएगा। जैसे आप पता बताते हैं ना किसी को कि यहाँ औरी मोड़ पे इस गली नंबर में यहाँ पे चले आओ, तो भूगोल में जो पता बताने का सिस्टम है वह क्या है? अक्षांश और देशांतर बिंदु हैं, है ना। अक्षांश और देशांतर बिंदु। आप अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखे हों या कोई भी नेवी सिस्टम में या आर्मी का सिस्टम में देखे हों, तो जब वो बताते हैं तो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो, मैं पहुंच जाऊंगा। या कोई जो स्पाइंग मूवी होती है उसमें कोऑर्डिनेट्स मांगते हैं कि 30 डिग्री एंड 40 मिनट एंड इतने सेकेंड नॉर्थ और इतने सेकेंड साउथ वेस्ट, ये सब बताते हैं। इसमें एक बात और जान लीजिए
कि अक्षांश रेखाएं इधर नॉर्थ होती हैं, इधर साउथ होती हैं, है ना। इधर को 20 डिग्री अगर कोई रेखा है तो 20 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, इधर वाले को 20 डिग्री साउथ बोलेंगे। नॉर्थ साउथ से ही फर्क पता चलता है कि वह उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। देशांतर रेखाओं को जो 0 डिग्री है उसके इधर वालों को पूरब वाली कहते हैं और इधर वालों को क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा 0 डिग्री के जो पूर्व में है उनको, जैसे 0 डिग्री के पूर्व में यहाँ पे 10 डिग्री की कोई देशांतर है तो 10 डिग्री ईस्ट, है ना, देशांतर रेखा। और यही इधर है 10 डिग्री की तो 10 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा, है ना। तो देशांतर रेखाओं को ईस्ट वेस्ट से दिखाते हैं और अक्षांश रेखाओं को नॉर्थ साउथ से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिकल में बात करेंगे अगला, तो क्या बात करेंगे, मानचित्र प्रक्षेपण